नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सभी प्रश्न जो लिए गए हैं ये सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और इसी तरह के प्रश्न एग्जामों में आजकल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावनाएं बहुत हैं। और इस क्लास में जो प्रश्न लिए गए हैं वो सभी जीएस के सभी सब्जेक्ट से हैं। तो इसमें जब विश्लेषण किया जाएगा तो उसमें जीएस के आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कहाँ गया है तो क्या कह रहा है पहला प्रश्न, और ये आ चुका है साइंस से, साइंस नहीं कंप्यूटर से ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे एग्जामों में कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि www का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही पुराना प्रश्न है और बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। तो इसके आविष्कारक किसने किया था, कौन किए थे, टिम बर्नर्स ली ने तो इसके आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स ली। इसके आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स ली आविष्कारक हैं जो कि विदेशी हैं, नाम से ही पता चल रहा है। और WWE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आविष्कार से संबंधित प्रश्न आया है तो हम लोग आविष्कारों के बारे में, कुछ वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, अगर आपसे पूछे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो क्या बताएंगे आप लोग कि कंप्यूटर के आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था कंप्यूटर का आविष्कार। ठीक, किसने किया था, चार्ल्स बेबेज। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, आधुनिक कंप्यूटर के आविष्कारक किसे माना जाता है, तो आधुनिक कंप्यूटर के आविष्कारक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि एलन ट्यूरिंग है। कौन है, एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के आविष्कारक इन्हें माना जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग से पूछे कि इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है, ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इंटरनेट आप लोग चलाते ही होंगे, तो इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है, तो ये विंट सर्प को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, विंट सर्प को। तो ये सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये जो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है, ये एग्जाम में सैकड़ों बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक भी आप लोग याद रखेंगे कौन है, एलन ट्यूरिंग है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया था। और इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है, तो विंट सर्प को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे खास तौर पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य में, क्या कह रहा है, ये है किसका, इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है। और क्या कह रहा है कि किस राज्य में कोयले के बारे में प्रश्न आया है। तो इस प्रश्न में हम लोग कोयले के बारे में पूरा देखेंगे। सर्वाधिक भंडार कहाँ पे पाया जाता है, तो देखिए दो चीजें होती हैं उत्पादन में, दो चीजें, एक तो इस तरह से पूछा जाता है कि सर्वाधिक भंडार कहाँ है, एक तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में। अगर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक भंडार कहाँ पे कोयले का, तो झारखंड बताएंगे। कहाँ पे, झारखंड में बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में कोयले का, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन करने के मामले में कौन सा राज्य आगे है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। ठीक, ये नया जो है डाटा है, छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा आगे है कोयले के उत्पादन में। और भंडार में पूछे कौन सा राज्य है, झारखंड। कोयले के लिए जो फेमस क्षेत्र है जो झारखंड में है वो क्या है, आपका झरिया है। उसके बाद झरिया ये झारखंड में कोयले के लिए ही फेमस है। उसके बाद और कुछ चीजें देख लेते हैं कोयले के बारे में। अगर आपसे पूछे कि कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, किस प्रकार की चट्टानों में, तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस प्रकार के चट्टानों में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अवसादी
चट्टानों में पाया जाता है। चट्टान जिसे सैल भी कहते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 4 प्रकार होते हैं। कोयले के मुख्य रूप से 4 प्रकार याद रखेंगे आप लोग। क्या? एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला, उसके बाद कौन सा हो गया? बिटुमिनस कोयला, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बिटुमिनस कोयला। उसके बाद कौन सा हो गया? लिग्नाइट कोयला, कौन सा? लिग्नाइट कोयला। उसके बाद क्या हो गया आपका? पीट कोयला। चौथा प्रकार कौन सा हो जाएगा? पीट कोयला। ठीक, तो ये कोयले के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से सबसे उच्च श्रेणी का कौन सा होता है? सबसे उच्च श्रेणी का जो होता है, उच्च श्रेणी का कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। उसके बाद सबसे निम्न श्रेणी का पूछे कौन सा होता है, तो पीट कोयला जो है सबसे घटिया या फिर निम्न श्रेणी का होता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और जो बिटुमिनस कोयला है, ये भारत में सर्वाधिक पूछे कौन सा कोयला पाया जाता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वाधिक कोयला ये वाला पाया जाता है, बिटुमिनस वाला। ठीक, और ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इतने कोयले से बारे में आप कोयले के बारे में इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडारण है, तो झारखंड राज्य में जो है कोयले का सबसे ज्यादा भंडारण है। अगर आपसे पूछे कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये सभी नया डाटा है। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा उत्पादन कोयले का करता है। ठीक, कोयला जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कोयले के प्रकार कितने होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं कोयले का। एक तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट कोयला और जो है पीट कोयला। लिग्नाइट कोयला पूछा जाता है किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु साइड में लिग्नाइट कोयले सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला जो सबसे उच्च श्रेणी का होता है, और पीट कोयला सबसे घटिया होता है, और भारत में सबसे जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है बिटुमिनस कोयला। ठीक, इतनी बातें कोयले से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कुछ रंगमंच लोक नृत्य के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पे लोक नृत्य के बारे में ही पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या गया, तो ये स्टैटिक से प्रश्न लिया गया। क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र के लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो महाराष्ट्र का जो लोक रंगमंच है वो क्या है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये है तमाशा। ठीक, तमाशा अगर आपसे पूछे कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आप लोग बताएंगे कहाँ पे, महाराष्ट्र में किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि नौटंकी कहाँ का है, अगर आपसे पूछे कि नौटंकी कहाँ का है, तो आप लोग बताएंगे कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश का ये फेमस है नौटंकी। कजरी भी उत्तर प्रदेश का फेमस है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे घुमरा कहाँ पे होता है, घुमरा और घूमर अलग अलग है। घुमरा पूछेगा तब कहाँ पे, उड़ीसा में होता है। ठीक, उड़ीसा में घुमरा होता है। यक्षगान पूछ लेगा अगर लोक नृत्य कहाँ का है, यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये आप लोग बताएंगे कहाँ पे, कर्नाटक में किया जाता है। कहाँ पे? यक्षगान पूछ लेगा तो कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ लोक नृत्य हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछे कि लाई हरोबा कहाँ का है, ऐसे लोक नृत्य अगर आपसे पूछे कि लाई हरोबा कहाँ पे होता है, तो लाई हरोबा के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मणिपुर में होता है। कहाँ पे? मणिपुर में होता है। उसके बाद गिद्धा और भांगड़ा, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। गिद्धा एंड भांगड़ा भी फेमस है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो गिद्धा और भांगड़ा दोनों पंजाब में होता है। आप लोग पंजाबी सॉन्ग बजवा करके खूब शादी में डांस करते हैं, मुझे पता है। अगर आपसे पूछे कि स्वांग कहाँ का लोक नृत्य है, स्वांग कहाँ का है, तो आप लोग बताएंगे कहाँ का, हरियाणा का है। हरियाणा का अगर आपसे पूछ ले, हरियाणा का ये है, ये एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था। तो और अगर आपसे पूछे कि बगरिया कहाँ का है, बगरिया ये भी फेमस है। कहाँ का? ये लोक नृत्य फेमस है राजस्थान का। तो इतने यहाँ पे लोक नृत्य के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है या फिर लोक रंगमंच भी कहा जाता है, वो क्या है, तमाशा है। ठीक, नौटंकी कहाँ का है, तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उड़ीसा का क्या है, घुमुरा कहाँ पे किया जाता है, उड़ीसा का। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर लाई हरोबा पूछे तो मणिपुर में किया जाता है। कहाँ पे? लाई हरोबा जो है मणिपुर में। उसके बाद गिद्धा और भांगड़ा ये पंजाब में किया जाता है। हरियाणा में क्या, स्वांग लोक नृत्य। उसके बाद बगरिया कहाँ पे किया जाता है, राजस्थान में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, और अपने जो विचार है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा हो तो भी, बुरा लगे तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा क्लास लग रहा है। उसके बाद पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाकर के पीडीएफ इसका पढ़िए। ठीक, अगला प्रश्न कि भारत में पहली रेल यात्रा गाड़ी का संचालन किसके समय में हुआ था। तो देखिए, ये जो प्रश्न है ना,
इंडियन ज्योग्राफी में ये प्रश्न आपको पढ़ाया जाएगा जब आप लोग रेल परिवहन पढ़ेंगे तब। और क्या कह रहा है कि भारत में पहला रेलगाड़ी यात्रा का संचालन, तो यहाँ पे हम लोग रेलगाड़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका संचालन पूछ रहा है भारत में पहली रेलगाड़ी यात्रा का तो किसके बीच में हुआ था, यानी कि समय शहर के बीच पूछ रहा है, किन शहरों के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था, आप लोग ध्यान रखेंगे, मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कितने किलोमीटर का था तो 34 किलोमीटर। किसका शासनकाल था, तो डलहौजी का शासनकाल था। अगर आपसे पूछे कि ट्रेन का नाम क्या था, ट्रेन का नाम क्या था, तो इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है तो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, डलहौजी को क्या कहा जाता है, भारत में रेलवे का जनक अगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है तो डलहौजी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, रेलवे बोर्ड की अगर आपसे पूछे कि भारत में स्थापना कब हुई थी तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1905 में हुई थी। किसके समय में, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, करजन के समय में ये जो है रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1951 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं इस प्रश्न का। तो देखिए, भारत में पहली यात्रा रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था, तो मुंबई से ठाणे के बीच में किया गया था। 34 किलोमीटर की टोटल यात्रा थी, मैं भी शामिल था इसमें। उसके बाद किसके समय में हुआ था, तो इस समय डलहौजी का शासन काल चलता। भारत में यही रेलवे का जनक कहा जाता है इसे। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, डलहौजी को। और जो ये ट्रेन चली थी उसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 में हुई थी। इस समय करजन का शासन काल था। और 1951 में जब भारत आजाद हो गया था तो रेलवे का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न फिर पूछ रहा है, ये भी इंडियन ज्योग्राफी से है। क्या कह रहा है कि किस नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, तो रिवर डॉल्फिन भारत की कई नदियों में पाई जाती है। गंगा और उसकी सहायक नदी सिंधु नदी में पाई जाती है। तो ये आप लोग मुख्य रूप से आप लोग नोट करेंगे किस नदी में पाई जाती है, सिंधु एंड गंगा नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। अब यहाँ पे डॉल्फिन के बारे में हमारा अगर आपसे पूछे कि हमारा राष्ट्रीय जो है, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, गंगा डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है। कौन सी है, गंगा डॉल्फिन क्या है, हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे घोषित कब किया गया था, तो 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ये अगर आप लोग ध्यान रख पाएं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इसको कब घोषित किया गया था, 2009 में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हमारा राष्ट्रीय नदी कौन सा है, हमारा जो है राष्ट्रीय नदी कौन सा है, राष्ट्रीय नदी, तो कौन सी नदी राष्ट्रीय नदी, हमारी गंगा नदी जो है राष्ट्रीय नदी है। इसे गंगा नदी कब बनाया गया था, तो 2008 में इसे जो है राष्ट्रीय नदी की जो है दर्जा प्राप्त दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत में डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, भारत में केंद्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये भाई आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पे स्थित है, पटना। पटना कहाँ पे है, जहाँ पे बिहार है, बिहार में पटना, पटना जो है बिहार की राजधानी है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किस नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, तो सिंधु नदी में जो है, सिंधु नदी और गंगा नदी दोनों को याद रखेंगे, यहाँ पे नदी रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस की कमी हो जा रही है। तो अगला बात क्या देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है, तो गंगा डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है, 2009 में बनी थी। और राष्ट्रीय नदी हमारी कौन सी है, गंगा नदी है। 2008 में इसे गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अगर हमारा पूछे जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है, अगर आपसे पूछे कि डॉल्फिन का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, आप लोग यहीं पे बताइए कि डॉल्फिन का अगर आपसे पूछे कि वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या होगा इसका वैज्ञानिक नाम, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्लेटानिस्टा गंगेटिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक,
ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन तो हो ही गया। अगला प्रश्न है कि जोनबिल मेला किस राज्य में लगता है। तो देखिए हमारे जो है प्रश्न, हमारे जो एग्जामों में कुछ पुस्तकों के बारे में, मेला के बारे में, कुछ फेस्टिवल कहाँ पे, कौन सा फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, या फिर कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक इस तरह के प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। कौन सा अनुसंधान कहाँ पे है, कुछ फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है, दिवस पुस्तक, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग लगातार क्लास में पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ चुका है कि जोनबिल मेला किस राज्य में लगता है। तो जोनबिल मेला जो है भारत के असम राज्य में लगता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि जोनबिल मेला जो है भारत के असम राज्य में लगता है। अब हम लोग इस प्रश्न में कुछ फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे काम्पिल मेला कहाँ पे लगता है भारत में, काम्पिल मेला अगर आपसे पूछे कि भारत में ये कहाँ पे लगता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश में लगता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में लगता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है, पुष्कर झील भी राजस्थान में है, पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है। और यहाँ पे किस चीज़ के लिए लगता है, तो यहाँ पे ऊँटों का व्यापार किया जाता है। इस मेले में किसका व्यापार किया जाता है? ऊँटों का व्यापार किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कबीर उत्सव मेला पूछ लें, यहाँ पे कहाँ पे लगता है? कबीर उत्सव मेला, तो ये भी आपके कहाँ पे लगता है? मगहर उत्तर प्रदेश में लगता है। कहाँ पे? मगहर उत्तर प्रदेश में लगता है, लगने वाला है। आइए आप लोग यहाँ पे घूम के जाइए, हमारे इस शहर में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि सोनपुर मेला कहाँ पे है, सोनपुर मेला, तो ये मेला जो है कहाँ पे लगता है? सोनपुर मेला, तो ये सोनपुर बिहार में लगता है। कहाँ पे? बिहार में लगता है। और यहाँ पे क्या किया जाता है? पशुओं के व्यापार की सबसे बड़ा मेला है, पशु व्यापार का सबसे बड़ा मेला है। अगर आपसे पूछे कि सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, सूरज कुंड मेला, तो ये वर्ल्ड फेमस है। सूरज कुंड मेला जो है ये फरीदाबाद में लगता है। और फरीदाबाद कहाँ पे है? हरियाणा में। तो ये कुछ मेले के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। सभी जितना मेला बताया गया सभी एग्जामों में पूछा गया है। जितना भी यहाँ पे लिखा गया सब मेला एग्जाम में पूछा गया है। देखिए जोनबिल मेला जो है ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये वहाँ से प्रश्न लिया गया। तो इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिए गए सब वहाँ पे रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जोनबिल मेला जो है कहाँ पे लगता है? ये असम में लगता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। काम्पिल मेला जो है उत्तर प्रदेश में लगता है। कहाँ पे लगता है? उत्तर प्रदेश में काम्पिल मेला लगता है। पुष्कर मेला जो राजस्थान में ऊँटों का यहाँ पे व्यापार किया जाता है। कबीर उत्सव मेला मगहर उत्तर प्रदेश में लगता है। उसके बाद कौन सा? सोनपुर मेला जो है बिहार में लगता है। यहाँ पे पशुओं का व्यापार होता है, पशुओं की मंडी लगती है। सूरज कुंड मेला फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में हरियाणा में लगता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य के अध्ययन करने का उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य के अध्ययन करने का विचार किया था। तो देखिए सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने एक मिशन भेजा है जिसका नाम क्या है? आदित्य L1। कौन सा नाम है? क्या नाम है? आदित्य L1। क्या नाम है इसका? आदित्य L1। ये सूर्य के अवलोकन के लिए गया है। सूर्य के अवलोकन का मिशन है जिसका नाम क्या है? आदित्य L1। और भी कुछ मिशन हैं जो लॉन्च किए जाते हैं कुछ स्पेस एजेंसियों के बारे में, और पूछ लेता है कि ये जो है मिशन किस स्पेस एजेंसी की है। जैसे अगर आपसे पूछे कि मार्स ऑर्बिटल मिशन ये किस एजेंसी की थी? मार्स ऑर्बिटर मिशन ये किसने लॉन्च किया था? मार्स ऑर्बिटल मिशन, तो ये भी इसरो ने इसरो ने लॉन्च किया था। और किस ग्रह के लिए था? तो ये मंगल ग्रह के लिए था। किस ग्रह के लिए था? मंगल ग्रह के लिए था। इसका रॉकेट था ये PSLV C25CC का रॉकेट था। अगर आपसे पूछे कि आर्टेमिस मिशन किसने भेजा था? आर्टेमिस, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। आर्टेमिस मिशन किसने भेजा? तो आर्टेमिस मिशन को भेजा था नासा ने। और ये किस ग्रह के लिए या फिर उपग्रह के लिए था? तो ये चंद्रमा के अवलोकन के लिए नासा ने भेजा था। चंद्रमा के लिए नासा ने भेजा था। तो नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, जूनो मिशन किसने भेजा था? तो ये भी नासा का है। जूनो मिशन किसका है? तो ये भी जो है नासा का मिशन है। किसका मिशन है? नासा का। और किस ग्रह के लिए था? ये बृहस्पति ग्रह के
अवलोकन के लिए बृहस्पति ग्रह पे भेजा था। तो इतनी मिशनों के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य के अध्ययन का विचार किया, तो बहुत ही फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, आदित्य L1, और ये एग्जाम में आगे पूछा भी जाएगा, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अगर आपसे पूछे कि मार्स ऑर्बिटल मिशन किसका है, तो ये मिशन जो है इसरो का है, और ये कौन सा मिशन है, मंगल ग्रह के लिए इसे भेजा गया है। और PSLV C-25 रॉकेट का नाम था इसका, PSLV C-25 रॉकेट से इस मिशन को भेजा गया था। अगर आपसे पूछे कि आर्टेमिस मिशन किसका है, नासा का, और ये चंद्रमा पे भेजा गया, अमेरिका का, ये जो है स्पेस एजेंसी है अमेरिका का मिशन है आर्टेमिस मिशन। और उसके बाद जूनो मिशन किसका है, तो ये बृहस्पति ग्रह के लिए भेजा गया, ये भी नासा का ही मिशन है। ये भी जूनो और आर्टेमिस दोनों आप लोग को ध्यान रखना है। मार्स ऑर्बिटल मिशन भी इसरो का है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर क्षेत्र में फॉर्ट्रैन क्या है, तो कंप्यूटर क्षेत्र में जो फॉर्ट्रैन है ना, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या है ये, क्या है ये, तो ये है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम आप लोगों को कई बार बताया है, कई बार बता रहे हैं, क्योंकि ये रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अन्य कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हमने बताया जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट ये भी क्या है, जावा स्क्रिप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ क्या है, तो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पास्कल क्या है, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक क्या है, ये भी बेसिक क्या है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन पूछ ले क्या है, पाइथन, तो ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लिप्स पूछ ले क्या है, लिस्प ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर प्रोसेसर के बारे में भी एग्जाम में पूछता है कि इसमें से कौन से कंप्यूटर प्रोसेसर है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इंटेल, अगर आपसे पूछ ले कि इंटेल क्या है, तो भी कंप्यूटर का प्रोसेसर है। इसके 3 पार्ट आते हैं, कौन से, इसके जो है 3 मॉडल आते हैं, i3, i5 और i7। ठीक, i7 जो i3 जो थोड़ा स्लो चलेगा, उससे फास्ट i5 चलेगा, प्रोसेसर है उससे फास्ट क्या चलेगा, i7 चलेगा। और इंटेल और AMD ये दोनों क्या है, AMD ये दोनों कंप्यूटर के क्या हैं, प्रोसेसर हैं। दोनों आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। इंटेल कुछ ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, AMD भी बढ़िया चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चलता है वो इंटेल चलता है प्रोसेसर में, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसका रिवीजन करते हैं। ये कंप्यूटर से प्रश्न था, और ये जो है तीसरा नंबर, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न था। क्या कह रहा है कि कंप्यूटर क्षेत्र में फॉर्ट्रैन क्या है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जावा क्या हो गया, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उनमें से एक नहीं होता है, तो पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो जावा स्क्रिप्ट, C++, पास्कल, बेसिक, पाइथन, लिप और लिस्प ये सभी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे आप लोग ध्यान रखें। कंप्यूटर प्रोसेसर के बारे में पिछली बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा रहा था कि इंटेल क्या है, कंप्यूटर का जो है प्रोसेसर है i3, i5, i7 होते हैं। ऐसे करेगा, पूछेगा इंटेल i3 क्या है, इंटेल i5 क्या है, इंटेल i7 क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है ये कंप्यूटर के प्रोसेसर है। AMD भी कंप्यूटर के प्रोसेसर है, मुख्य रूप से यही दोनों ज़्यादा चलता है। अगला प्रश्न की क्षार का pH मान कितना होता है। देखिए जो क्षारीय विलयन होता है उसका pH मान जो सदैव 7 से अधिक होता है। कितना होता है ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कितना होता है, 7 से अधिक होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्षार का क्या गुण होता है, क्षार के और पहचानने की जो गुण है क्या है, ये जो है क्षार जो है लाल लिटमस को क्या कर देता है, लाल लिटमस को ये क्या कर देता है, नीला कर देता है। ये एक इसका गुण होता है पहचानने का। उसके बाद अगर आपसे पूछे क्षार के बारे में, ये स्वाद में क्या होता है, क्षार जो है स्वाद में बहुत ही कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि स्वाद के बाद स्वाद इसका बहुत ही ज्यादा क्या, कड़वा होता है। अम्ल के बारे में बात कर लें यहीं पे, अब क्षार पढ़ रहे हैं तो अम्ल भी पढ़ लेते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो इसका जो ऐसा विलयन जिसका pH मान कितना होता है, pH मान जो है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। ठीक, pH मान 7 से कम होता है, और ये क्या होता है, स्वाद में
खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। इसके बाद एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, और ये नीला लिटमस को क्या कर देता है? नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है? ये लाल कर देता है। तो ये क्षार का गुण होता है। अगर आपसे पूछे कि किसी विलयन का अगर पीएच मान 7 हो तो उसे क्या कहा जाएगा? अगर किसी विलयन का पीएच मान जो है 7 होता है उसे कहते हैं उदासीन विलयन। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो क्षार का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। क्षार और लवण के बारे में, क्षार और अम्ल के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कभी लिटमस पेपर के बारे में पूछ लेता है कि इसमें से किसका गुण होता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देना या फिर नीला लिटमस पेपर को लाल कर देना। इनमें से कौन स्वाद में कड़वा होता है? इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में। जैसे हमने बताया कि क्षार क्या कर देता है? लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। और स्वाद में ये क्या होता है? कड़वा होता है। पीएच मान 7 होता है अगर, तो एकदम करेक्ट 7 तो उदासीन होगा। 7 से कम तो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? जो है क्षार होगा। और अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था? तो देखिए सूरत अधिवेशन हुआ था जो कि 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन बहुत ही फेमस है। सूरत अधिवेशन जो कि कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और चरमपंथी का मतलब क्या हुआ? गरम दल। क्या हुआ? चरमपंथी को ही क्या बोलते हैं? गरम दल के नेता, या फिर इसे ही क्या बोलते हैं? उग्रवादी नेता। कौन से? उग्रवादी जो टाइप के होते हैं, तोड़फोड़ करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, या उन्हें ही क्या कहा जाता है? चरमपंथी कहा जाता है, या फिर गरम दल वाले नेता कहा जाता है। तो 1907 में क्या हुआ? चरमपंथियों और गरमपंथियों का क्या हो गया? विभाजन हो गया। क्या हो गया? विभाजन हो गया। अब ये सूरत अधिवेशन के बारे में एक चीज ये पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रास बिहारी बोस थे। ठीक, रास बिहारी बोस। कांग्रेस का अधिवेशन जो है कई बार हुआ था, लेकिन जिसमें फेमस कुछ घटना हुई वो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से 1907 सूरत वाला अधिवेशन जो है बहुत ही फेमस है 1907। और ये पूछा जाता है जो कांग्रेस के जो नरमपंथी गरम दल का जो फिर से एक जो है पैचअप कब हुआ था? इन दोनों का फिर से एकीकरण कब हुआ था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन कौन सा? तो लखनऊ अधिवेशन ये आप लोग पूरा याद रखेंगे 1916 वाला। 1916 वाले लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? सबसे पहले तो यही आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले तो यही आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ? गरम दल जो है, गरम दल और फिर नरम दल क्या हो गए? एक हो गए। गरम दल और नरम दल क्या हो गए? एक हो गए। और साथ में ही इसी लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी समझौता हो गया। ठीक, कांग्रेस के बीच में भी समझौता हो गया। तो इतनी बातें आप लोग इस अधिवेशन से याद रखेंगे। चलिए देखिए क्या बताया हमने कि ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही अहम रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। कौन से सत्र में? और जो कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, और ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए 1907 में जो है अधिवेशन हुआ था सूरत अधिवेशन। इसके अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस। इसमें गरम दल और नरम दल दो गुटों में कांग्रेस का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। फिर जाकर के लखनऊ अधिवेशन 1916 वाला होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार, और गरम दल और नरम दल जो है आगे चल के एक उसमें इस वाले अधिवेशन में एक हो जाते हैं, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी समझौता हो गया था। ठीक, और इसमें सबसे ज्यादा प्रयास किसने किया था? जो पैचअप कराने में सबसे ज्यादा प्रयास किए थे वो किए थे आपके एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक हैं, जो कि आपके होम रूल लीग के संस्थापक थे। ये दोनों लोग। होम रूल लीग का जो है उद्देश्य यही था कि शांति कायम करना पूरे देश में, इसका उद्देश्य यही था। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं। तो ये देखिए साइंस से प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है। क्या कह रहा है कि ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं, तो ये पायरुविक अम्ल में टूटते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, किसमें टूटते हैं, पायरुविक अम्ल में टूटते हैं ग्लूकोज के अणु। और ये इस तरह के देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल। और ये जो है ग्लूकोज के बारे में थोड़ी सी बातें आप लोग को बताना है कि अगर आपसे पूछे कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12 C6 इसका सूत्र होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ग्लूकोज स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में ये जो है मीठा होता है, मीठे चीज़ों में पाया जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि ग्लूकोज के स्रोत कहाँ से हमको मिल सकता है, जैसे जो है फल में ग्लूकोज में होते हैं। उसके बाद शर्करा जो चीनी वगैरह में आप लोग फल में पाए जाएंगे, शहद में पाए जाएंगे, शहद। उसके बाद चीनी वगैरह आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और शरीर में ग्लूकोज के नियंत्रण करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शरीर में ग्लूकोज का जो नियंत्रण है, ग्लूकोज का नियंत्रण, तो ये जो है ग्लूकोज का समन्वय ऐसे कह सकते हैं, वो कौन सा हार्मोन करता है, तो उसके लिए होता है एक जो है हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा, इंसुलिन हार्मोन जो है, ये अगर अधिक हो जाएगा तो भी माना जाता है कि किसी को शुगर हो गया है, डायबिटीज जिसे आप लोग कहते हैं। अगर ये इंसुलिन हार्मोन शरीर में अधिक हो जाता है तो शुगर का जो है शिकार हो जाता है मनुष्य। तो देखिए ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं, पायरुविक अम्ल में टूटते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12 C6 इसका सूत्र है। स्वाद में ग्लूकोज मीठा होता है, स्रोत क्या होते हैं, मीठे चीजों में, जैसे फल हो गया, शहद हो गया, चीनी हो गया, तो इन सभी चीजों में क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज मिलेंगे। शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण क्या करता है, वो करता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन अगर अधिक स्राव होता है तभी किसी व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है, जिसे आप लोग शुगर कहते हैं या फिर डायबिटीज कहते हैं। अगला प्रश्न की क्या कह रहा है कि शरीर जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिवसों से प्रश्न आ गया। अब दिवसों के बारे में हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। पहली बात तो ये साइंस, ये जो है स्टैटिक से मान लीजिए ये प्रश्न है और एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है, इन रेलवे के एग्जाम में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये 28 फरवरी के दिन हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं, 28 फरवरी के दिन। क्यों, क्योंकि इसी दिन सीवी रमन ने क्या किया था, सीवी रमन ने जो है रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज की थी, इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल भी मिला था सीवी रमन को। ये भी बातें आप लोग साथ में याद रखेंगे। अब कुछ दिवसों के बारे में आप लोग को बताना है। जैसे अगर आपसे पूछे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 2 फरवरी के दिन। कब मनाते हैं, 2 फरवरी के। अगर आपसे पूछे कि विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 4 फरवरी के दिन। ठीक। अगर आपसे पूछे कि हम लोग रेडियो दिवस, अगर आपसे पूछे कि हम लोग विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं, तो ये हम लोग मनाते हैं 13 फरवरी के दिन। कब मनाते हैं, 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अगर आपसे पूछे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये दिवस हम लोग तब मनाते हैं, कब मनाते हैं, 21 फरवरी के दिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो यहाँ पे जितना हमने लिखा दिवस, ये सभी एग्जाम के लिए एकदम जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी के दिन। ब्रह्मास्त्र है ये, और सीवी रमन ने इस दिन क्या किया था, रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन, और रेडियो दिवस 13 फरवरी के दिन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि विदेशी धरती पर प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। अरे बाप, प्रश्न नहीं पूछा क्या, मतलब कहाँ फहराया गया है, तो कहाँ फहराया गया था। तो ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसका विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मतलब कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्र ध्वज है उसको विदेशी धरती पे कहाँ फहराया गया था, तो यहाँ पे जर्मनी में फहराया गया था। जर्मनी में
जर्मनी का एक ठो शहर है जिसका नाम क्या है, जर्मनी के किस शहर में अगर आपसे पूछे फहराया गया था, क्योंकि एक बार एग्जाम में शहर भी पूछा गया था, तो स्टुटगार्ड शहर में। किस शहर में? स्टुटगार्ड शहर में। जब थोड़ा सा जो है कठिन बनाना रहेगा एग्जामिनर को प्रश्न, तो वो शहर पूछेगा। थोड़ा आसान बनाना रहेगा तो वो जो है देश के बारे में पूछेगा। तो किस शहर में फहराया गया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में फहराया गया था। भीकाजी कामा कौन थी? तो इन्हें ही क्या कहा जाता है? इन्हें भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। भीकाजी कामा के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारतीय क्रांति की जननी या फिर भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है, तो भीकाजी कामा को कहा जाता है। ये एक महिला थी। तो भारतीय क्रांति की जननी अगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है, भारतीय क्रांति की जननी अगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भीकाजी कामा को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। और भीकाजी कामा, अगर आपसे पूछे भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था, भारत में हमारा जो है राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1906 में फहराया गया था। अगर आपसे पूछे कहाँ पे फहराया गया था, तो कलकत्ता में फहराया गया। और ये वाला जो है भारतीय जो विदेशी धरती पे कब फहराया गया था, तो इसका भी डेटा आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1907 में फहराया गया था। अगर भारत में पूछे कब फहराया गया था, 1906 में। अगर विदेश में पूछे कहाँ पे फहराया गया था पहली बार, तो जर्मनी में। और किस शहर में? स्टुटगार्ड में। किसने फहराया था? भीकाजी कामा के द्वारा। कब फहराया था? तो 1907 में फहराया गया था। अब अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? 1906 में। कहाँ पे? कलकत्ता शहर में फहराया गया था। तो इतनी बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, देखिए करंट अफेयर से है, सीए करंट अफेयर से है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है। तो इसके संजय मल्होत्रा जो है इसके नए गवर्नर बने हैं। कौन? संजय मल्होत्रा जो है भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने हैं। अब आरबीआई के बारे में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी आज तक बन सकता है वो पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के जब पहले गवर्नर पूछेगा तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन? ओसबॉर्न स्मिथ थे। लेकिन इसमें एक लोचा था, स्मिथ पहले गवर्नर तो थे लेकिन ये जो है अंग्रेज थे। लेकिन पूछेगा आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तब आप लोग बताएंगे कौन? शक्तिकांत दास। कौन थे? शक्तिकांत दास संजय मल्होत्रा से पहले थे। ठीक, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख थे। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का जो है स्थापना कब हुआ था, स्थापना के बारे में पूछ ले, तो 1 अप्रैल कब हुआ था आरबीआई की स्थापना? 1 अप्रैल 1935 में। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है आरबीआई के बारे में। चलिए इसका रिवीजन। पहले मुख्यालय अगर आपसे पूछे कहाँ पर था, पहले हेडक्वार्टर आरबीआई का कहाँ पे था, तो कोलकाता में था। कहाँ पे? कोलकाता में था। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना। चलिए रिवीजन कर लीजिए कि आरबीआई का जो है भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा जी बने हैं। उसके बाद आरबीआई का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुआ था और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो भारत में देखिए, अगर आपसे पूछे पहला संवैधानिक पद सबसे ऊंचा कौन सा है, पहला वाला, तो सबसे पहला जो नागरिक होता है भारत का, वो होते हैं, कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अब आप लोग बताएंगे कि आप लोग पूछेंगे कि ये मतलब क्या मतलब होता है उच्च संवैधानिक पद या नीचे संवैधानिक पद। ये चीजें तब देखी जाती हैं जब मान लीजिए कभी राष्ट्रीय जो है स्वतंत्रता जो है दिवस हो गया, कभी गणतंत्रता दिवस हो गया, उसमें किसी को माल्यार्पण करना है या फिर ये बैच वगैरह लगाना है, तो उसमें सबसे वरीयता दी जाती है कि पहले राष्ट्रपति को लगाए क्योंकि पहले नागरिक होते हैं, फिर उपराष्ट्रपति को जो है सम्मान दिया जाए। तो इस तरह से वरीयता क्रम होता है, इसके हिसाब से किया जाता है। तो सबसे पहला जो नागरिक होता है वो भारत का राष्ट्रपति। दूसरा पूछे कौन होता है, तो वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं?
उपराष्ट्रपति। अगर आपसे पूछे कि भारत का जो तीसरा जो है उच्च संवैधानिक पद है कौन सा, तीसरा वाला पूछ ले, तीसरा वाला, तो कौन हो जाएंगे तीसरे पे, तो वो हो जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री। कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछे कि जो है चौथा सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है, चौथा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद कौन सा होता है, तो ये आप लोग से अगर आपसे पूछे कि भारत में चौथा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे आपके राज्यों के राज्यपाल हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे पांचवा कौन सा हो जाएगा, पांचवा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद कौन सा हो जाएगा, तो वो जो पूर्व जो है एक्स राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन, पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे, और इन्हीं के साथ हो जाएंगे उप प्रधानमंत्री। ये उप प्रधानमंत्री और जो है पूर्व राष्ट्रपति, ये दोनों का पांचवा क्रम आता है। ये पद जो है सबसे पांचवा सबसे उच्च संवैधानिक पद होता है पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधान, क्या लिखा, प्रधान दिखाया गया क्या, प्रधान, उप प्रधानमंत्री का। ठीक, उसके बाद पांचवा हो गया छठा। अगर आपसे पूछे छठा सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे लोकसभा स्पीकर का, लोकसभा स्पीकर जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। और फिर किसका होता है, लोकसभा स्पीकर और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका सबसे ऊंचा पद होता है छठे नंबर पे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वरीयता क्रम इसके हिसाब से दी जाती है। जैसे अब अगर आपके घर में मेहमान आए या फिर आपको पानी पिलाना है किसी को, तो सबसे पहले किसे देंगे, जो घर का सबसे बड़ा मुखिया होगा। सबसे पहले कोई भी चीज घर में बनता होगा तो सबसे पहले बाबा को ले जाके देते होंगे, फिर दादी तक जाता है, पिताजी खाते हैं, फिर मम्मी खाती हैं, फिर बच्चों में बांटा जाता है कि पहले आप ही खा लेते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है अपने घर की कहानी। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं, कहानी तो आप लोग बताते ही रहेंगे। देखिए भारत का दूसरा सर्वोच्च जो उच्च संवैधानिक पद क्या है, उपराष्ट्रपति का पद है। पहला सबसे ऊंचा जो है संवैधानिक पद राष्ट्रपति जी का है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री का नंबर, प्रधानमंत्री जी का तीसरे नंबर पे नंबर आता है। चौथा सबसे ऊंचा पद जो है भारतीय संविधान में वो राज्यपाल का है। पांचवा सबसे ऊंचा पद जो होता है वो पूर्व राष्ट्रपति का होता है और उप प्रधानमंत्री का होता है। और इसी छठा सबसे ऊंचा पद क्या होता है, लोकसभा स्पीकर और मुख्य न्यायाधीश का। बढ़ते हैं, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसा लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, और जो रास्ते चलते लोग हैं उनका फोन छीन कर उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो देखिए ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, प्राचीन इतिहास से प्रश्न है। और देखिए क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म से लिया गया। तो हमारे एग्जामों में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इन सभी से, इस्लाम धर्म, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सभी आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ाया जाएगा। देखिए कह रहा है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो ये इसका नियम जो है विनय पिटक में, किसमें, विनय पिटक में। अब विनय पिटक देखिए यहाँ पे त्रिपिटक बौद्ध पवित्र बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, त्रिपिटक। त्रिपिटक के बारे में आप लोग को पढ़ाया जाएगा जब आप लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। इसके 3 भाग हैं। एक तो है आपका कौन सा, पहला है आपका विनय पिटक, फिर है आपका सुत्त पिटक। इसके 3 भाग है, सुक्त पिटक और सुक्त नहीं सुत्त होता है, सुत्त पिटक ये होता है। उसके बाद अभिधम्म पिटक होता है, अभिधम्म पिटक होता है। ठीक, अब ये 3 पिटक होते हैं, मतलब ये पिटकों के जो है त्रिपिटक में, त्रिपिटक के 3 भाग होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक के बारे में पूछा जाता है इसकी रचना किसने किया था। तो इसकी रचना करने वाले हैं उपाली। किसने किया था इसकी रचना, उपाली ने किया था। उसके बाद सुत्त पिटक की अगर आपसे पूछे इसकी रचना किसने किया था, तो इसके रचनाकर्ता कौन है, आनंद है। और फिर अभिधम्म पिटक की रचना अगर आपसे पूछे कब हुई थी, तो तीसरी बौद्ध संगीति में हुई थी। कब हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति में इसकी रचना हुई थी। इसके बारे में यही प्रमाण मिलता है। ठीक, तो इन तीनों के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक वगैरह थे इसकी भाषा कौन सी थी, तो बौद्ध धर्म का कोई भी जो है
कोई भी ग्रंथ हो, अगर उसकी भाषा पूछ रहा है तो आप लोग भाषा पाली बता देंगे। पूरे बौद्ध धर्म में भी पाली भाषा चलती है। उसके बाद एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म में एक चीज बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि जो बौद्ध धर्म के बारे में, कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे कहा जाता है, त्रिपिटक के बारे में आप लोग सुन ही लिए। अगर आपसे पूछे बौद्धों का त्रिरत्न किसे कहा जाता है, त्रिरत्न किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म में क्या कहे जाते हैं, त्रिरत्न कहे जाते हैं। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो वो जो जो ग्रंथ है उसको क्या कहा जाता है, विनय पिटक कहा जाता है, जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब त्रिपिटक के 3 पार्ट होते हैं, जैसे विनय पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक हो गया। रचना कौन सी है उनकी, तो रचना देखिए यहाँ पे कौन सी रचना है, वो जो है विनय पिटक की रचना किसने किया, उपाली ने किया। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया था। और अभिधम्म पिटक की रचना तीसरी बौद्ध संगीति में होती है। किसमें, तीसरी बौद्ध संगीति में होती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पवन ऊर्जा सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो देखिए, भारत में जो है पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो है राज्य है राजस्थान है। कौन सा राज्य है, राजस्थान वर्तमान समय में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। अब पवन ऊर्जा के बारे में क्या देख लेते हैं कि जो पवन ऊर्जा है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कैसा ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब ऊर्जा भी मिल जाए और कोई पॉल्यूशन वगैरह ना हो, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है। जो है पवन ऊर्जा जो नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा में और भी कुछ आ जाएंगे। सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा पूछा जाता है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। सौर ऊर्जा हो गया नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण। उसके बाद बायोमास हो गया, बायोमास भी नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा भी कैसा ऊर्जा का उदाहरण है, नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। अभी यहाँ पे राजस्थान राज्य आ गया। अगर आपसे पूछे राजस्थान की राजधानी बता दीजिए, तो क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे सीएम कौन है, तो भजन लाल शर्मा इसके यहाँ के सीएम है, नए सीएम बने हैं भजन यहाँ के सीएम कौन है, भजन लाल शर्मा है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जो है राजस्थान के गवर्नर कौन है, तो ये भी नए बने हैं, किशन राव बागड़े इनका नाम है। क्या नाम है, किशन राव बागड़े इनका नाम है। तो ये बातें आप लोग इतनी ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो सबसे ज्यादा राजस्थान राज्य करता है। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और सौर ऊर्जा जो है ये भी नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा। उसके बाद बायोमास ये भी नवीकरणीय ऊर्जा है। उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा ये भी नवीकरणीय ऊर्जा है। उसके बाद राजस्थान की जो है राजधानी क्या है, जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा और किशन राव बागड़े यहाँ के क्या है, गवर्नर है। अगला प्रश्न हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना, तो गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे माना था, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले को। चलिए आइए इसका जो है सफल परीक्षण हम लोग कर लेते हैं गांधी जी के बारे में। देखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपसे पूछे कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, इनके भी गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे कौन थे, गोविंद रानाडे। कौन थे, गोविंद रानाडे। और गोविंद रानाडे के बारे में एक चीज पूछा जाता है, इनको ही क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग को क्या एक चीज और आप लोग को ध्यान रखना है। हाँ, अब कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी किसके गुरु थे, महात्मा गांधी, अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी किसके गुरु थे,
तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ये विनोबा भावे के गुरु थे। कौन, किसके गुरु थे? विनोबा भावे इन्हें अपना गुरु मानते थे और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी विनोबा भावे हुए। तो विनोबा भावे के ये गुरु थे। महात्मा जो है गांधी, अगर आपसे पूछे, गांधी नहीं लिखे क्या यहाँ पे लिख लीजिए गांधी, ये विनोबा भावे के गुरु थे। अगर आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे आपके कौन थे? सुभाष चंद्र, चित्तरंजन दास इनके गुरु थे। कौन थे? इनके गुरु थे चित्तरंजन दास, CR दास जिन्हें कहा जाता है, वो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। और इसका रिवीजन करेंगे कि महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु कौन थे? MG रानाडे थे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक, और महात्मा गांधी किसके गुरु थे? तो ये विनोबा भावे के गुरु थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भूदान आंदोलन से संबंधित कौन है? विनोबा भावे। सुभाष चंद्र बोस किसके गुरु थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु अगर आपसे पूछे कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान का स्रोत अन्य देश से लिए जाने की का आलोचना किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने इसका आलोचना किया था। किसने? रेलवे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है। तो देखिए भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने क्या संविधान का आत्मा किसे कहा था? अनुच्छेद 32 को संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। ठीक, देखिए भारत में जो संविधान सभा, जो अन्य देशों से संविधान से कुछ चीजें ली गई हैं, अन्य देशों से भी ली गई हैं। भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से ग्रहण किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि दूसरे कितने देशों से स्रोत लिया गया हमारे संविधान में, तो ये जो है स्रोत हम लोग लगभग हम लोग 60 देशों से लिए हैं। कितने? 60 देशों से भारतीय संविधान का स्रोत लिया गया है। ठीक, और जो है क्या और पढ़ना है कि हमारे जो है संविधान का जो लगभग 2/3 भाग है, जो हमारे संविधान जो है, भारतीय संविधान का जो 2/3 भाग है, 2/3 से भी अधिक भाग, 2/3 कितना? 33% होता है लगभग। तो इससे भी अधिक भाग जो है हम लोग किसे लिए? वो लिए भारत शासन अधिनियम, जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से। किससे? भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम के बारे में अगर आपसे पूछे कि भारत शासन अधिनियम का निर्माण किसने किया था, तो ये ब्रिटिश संसद में इसका निर्माण किया गया था। कहाँ पे? ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज लोग ही इसे बनाए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश संसद इसे बनाया। तो हमारे भारतीय संविधान का 2/3 भाग क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक, और एक चीज और आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था, भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, आप सभी जानते हैं। ये किस योजना के तहत हुआ था? तो इसके लिए आया था कैबिनेट मिशन। किसके लिए? कैबिनेट मिशन आया था। और ये पूछा जाता है कि भारत में संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। कब? 1946 में आया था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि संविधान का स्रोत अन्य देश से लिए जाने की आलोचना किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने इसका आलोचना किया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान सभा का जो गठन है, ये कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था। किसके तहत? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था। और जो है हमारे संविधान में स्रोत लगभग 60 देशों से लिए गए हैं। स्रोत जो है हमारे संविधान में लगभग 60 देश, और हमारे भारतीय संविधान का 2/3 से भी अधिक भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और भारत शासन अधिनियम आप सभी लोग जानते हैं ये किसने बनाया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया जाता था, यानी अंग्रेज ये लोग बनाते थे। भारत में 18वें रेलवे जोन का नाम बताइए। देखिए ये इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 18वें रेलवे जोन, भारत में कितने रेलवे जोन है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें दक्षिण तटीय रेलवे जोन, जिसे साउथ कोस्ट रेलवे जोन कहते हैं, वो जो है कहाँ पे है? वो है आपका, उसका मुख्यालय बताइए कहाँ पे है? तो विशाखापत्तनम में है। तो नवीनतम रेलवे जोन का नाम पूछे तो वो कौन सा हो गया? दक्षिण तटीय रेलवे।
ठीक, ये हमारा नवीनतम रेलवे जोन। अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे बता दीजिए, तो इसका जो मुख्यालय विशाखापत्तनम में। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में इसका मुख्यालय है। विशाखापत्तनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और हम लोग को रेलवे के बारे में क्या पढ़ना है, तो देखिए रेलवे जो है, अगर आपसे 18वां जोन पूछ रहा है, कभी 17वां जोन भी पूछ सकता है। 17वां रेलवे जोन जो है वो कलकत्ता मेट्रो बना था। कौन बना था? कलकत्ता मेट्रो, ये हमारा 17वां रेलवे जोन है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत में रेलवे का जो है, भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना के बारे में पूछे तो अभी हमने बताया कब हुई थी, 1905 में। किसके समय में हुई थी? कर्जन के समय में। ठीक, कर्जन के समय में। और रेलवे का जो भारत में राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, हमने बताया कि रेलवे का भारत में जो है राष्ट्रीयकरण के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1951 में हुआ था। ठीक, जब भारत आजाद हुआ था। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए 18वें रेलवे जोन का नाम बताइए। तो दक्षिण तटीय जो रेलवे जोन है भारत में 18वां रेलवे जोन है। और ये इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। पूछिए 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। और जो 17वां रेलवे जोन है वो कलकत्ता मेट्रो को बनाया गया था। इसका मुख्यालय भी कलकत्ता में है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में कर्जन के समय में हुई थी। और राष्ट्रीयकरण जो है 1951 में हुआ था, रेलवे का राष्ट्रीयकरण। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गति के 3 नियम किसने दिए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आए दिन पूछा जाता है। और इससे जो संबंधित प्रश्न बताया जाएगा वो इस प्रश्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए गति के 3 नियम किसने प्रतिपादन किए थे, तो ये किया था न्यूटन ने। अब गति के तीनों नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे कि देखिए गति का पहला नियम कौन था, तो जो गति का पहला नियम था उसको कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो तब तक गतिमान अवस्था में रहना पसंद करेगा जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी कि कोई बाहरी बल उस पर ना लगाया जाए। और दूसरा पहला नियम का ही है कि अगर यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो तब तक विरामावस्था में रहना पसंद करेगा जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। और न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम, तो इसका जो है F बराबर ma इसका फार्मूला होता है। और ये क्या होता है? दूसरा नियम क्या होता है? किसी वस्तु पे लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये होता है F बराबर ma। अगर आपसे पूछे कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, तो ये इसे कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रतिक्रिया का नियम इसे बोलते हैं। तो क्रिया का नियम, तो देखिए जैसे अगर हम किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं या कोई वस्तु स्थित है, इसको हम लोग धक्का दे रहे हैं तो तब तक धक्का नहीं दे पाएंगे जब तक इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों बराबर रहेगा। अगर इस वाले हाथ का फोर्स अधिक हुआ तो हम लोग इसको धक्का दे पाएंगे। अगर इस वाले फोर्स का जो इसका फोर्स अधिक हुआ तो हम लोग धक्का नहीं दे पाएंगे। अब दोनों का बराबर रहा तो ये संतुलन अवस्था में रहेगा, ना इसको हम लोग धकेल पाएंगे ना इसको हम लोग धक्का दे पाएंगे। तो ये होगा कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर यानी कि जिस वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं तो वो भी पहले हमारे ऊपर कुछ बल लगाता है। अगर आप लोग ज्यादा बल जिस वस्तु से लगा रहे, ज्यादा बल आपका हुआ तो आप इसको धक्का दे पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो उसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, चलिए इसका जो है रिवीजन करते हैं। हाँ, न्यूटन के बारे में एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम अगर आपसे पूछे गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो न्यूटन ने दिया था। इनकी एक पुस्तक थी न्यूटन भाई साहब की एक पुस्तक थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। इस पुस्तक में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया था। ठीक, तो प्रिंसिपिया कभी पूछे किसकी पुस्तक थी, तो ये न्यूटन की पुस्तक थी। गति के नियम किसने प्रतिपादन किए, तो न्यूटन ने किए थे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी किसने दिया था, न्यूटन ने दिया प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है, दूसरा नियम F बराबर ma है और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये न्यूटन के तीनों नियम है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का नाम क्या था, तो भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो पोखरण राजस्थान में। कहाँ पे, पोखरण
भारत ने कहाँ पे परीक्षण किया था? पोखरण राजस्थान में किया था। और ये जो है का पोखरण राजस्थान में, इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। अगर आपसे पूछे कि भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया था, तो ये भी 1998 में किया था। ये कहाँ पे हुआ था? पोखरण, सेम जगह पे, पोखरण राजस्थान में हुआ। और बात कर लेते हैं इसका नाम क्या था। अगर आपसे पूछे कि इसका, इस परमाणु परीक्षण का किस नाम से किया था, तो इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति 98। ये 1998 में हुआ था। इसके वजह से यहाँ पे ऑपरेशन शक्ति 98 लगाया गया। और जो पहला परमाणु परीक्षण था, इसमें पूछे कि जो है बम का वजन कितना था, तो ये 12 केजी टन था। कितना? 12 किलो टन इसका वजन था। इसके बारे में ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि पूरे विश्व में पहला परमाणु परीक्षण किसने किया था? विश्व में पहला परमाणु परीक्षण किसने किया था? तो विश्व में पहला परमाणु परीक्षण करने वाले हैं आपके अमेरिका भाई साहब। कौन किए थे? अमेरिका भाई साहब किए थे। और कब किए थे? 1945 में किया था। कब? 1945 में। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का नाम क्या था। तो हमने बताया कि इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। कब हुआ था? 1974 में। कहाँ हुआ था? पोखरण राजस्थान में। कितना वजन था? 12 किलो टन। और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में। कहाँ पे? पोखरण राजस्थान में। और इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। यहाँ पे दूसरे परमाणु परीक्षण में इसने 5 बम फोड़े थे। किसने? 5 बम फोड़े थे। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय और स्थापना के बारे में पूछा जाता है बहुत सारे संगठनों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को के बारे में, तो अगर उस यूनेस्को की स्थापना पूछेगा तो आप लोग बताएंगे 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पूछिए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1863 में। 8 मई 1863 को। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो हेनरी डुनांट ने इसकी स्थापना किया था। किसने? हेनरी डुनांट ने इसकी स्थापना किया था रेड क्रॉस की। अगला बात आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, अगला बात स्थापना हो गया। हाँ, हेडक्वार्टर आप लोग बताएंगे कहाँ पे? जिनेवा में इसका मुख्यालय। कहाँ पे? जिनेवा में। एक और संगठन के बारे में आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे नाटो का स्थापना कब हुआ था, 1949 में नाटो का स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स नाटो का मुख्यालय पूछ ले कहाँ पे है, तो ये आप लोग बताएंगे ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और एक संगठन के बारे में और आप लोग बता दीजिए। अगर आपसे पूछे कि ओपेक के बारे में, ओपेक की स्थापना पूछे तो 1960 में। हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो यहाँ पे इसका मुख्यालय है। ठीक, चलिए रिवीजन करते हैं। इन संगठनों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे यूनेस्को की स्थापना 1946 में, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी डुनांट ने की थी, मुख्यालय जिनेवा में है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि नाटो की स्थापना 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ओपेक की स्थापना 1960 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना में। अगला है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। देखिए, कंप्यूटर का जनक अभी हमने बताया चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसे? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ आविष्कारों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ये अभी बताएंगे आप लोग। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछे कि वहां पे जेट इंजन का, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किए थे जेम्स वाट ने।
जेम्स वाट। अगर आपसे पूछे कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेट इंजन का भारत में, विश्व में जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किए थे फ्रैंक व्हीटल ने किए थे। कौन? व्हीटल कौन किए थे? फ्रैंक व्हीटल ने किया था। जेट इंजन के आविष्कारक कौन है? फ्रैंक व्हीटल। ठीक से लिख देते हैं, ठीक से फ्रैंक व्हीटल ने किया था। ठीक। और क्या बताना है? आप पूछे कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विद्युत बल्ब का अगर आपसे पूछ ले कि इसके आविष्कार किन किए थे, तो एडिसन ने किया था। आप लोग बचपन में ये सब बच्चों को पढ़ाया जाता है कि बल्ब वगैरह के डायनामाइट का अगर आपसे पूछे आविष्कार किसने किया था, तो ये किए थे जिसके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन? अल्फ्रेड नोबेल ने इसका आविष्कार किया था। और यही वसीयतनामा लिख के जाते हैं कि हमारे जो संपत्ति है उसके ब्याज के पैसे से क्या दिया जाए? नोबेल दिया जाए। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कहाँ गया? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। विद्युत बल्ब का पूछे, एडिसन को कहा जाता है। विद्युत बल्ब के जनक कौन है? एडिसन। यही आए तब जा करके विद्युत बल्ब आया, नहीं तो अभी तक हम लोग अंधेरे में ही रहते, वहाँ पे दिया सलाई जलाते। कहाँ गया? हाँ, डायनामाइट का आविष्कार नोबेल ने किया था। उसके बाद टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। और फ्रैंक व्हीटल ने किसका? जेट इंजन का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से, किसने कहा कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो देखिए ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है, और ये सभी जो है एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है, रेलवे के एग्जाम में। देखिए ये जो कहा था, ये कहते आपके कौन कहते? सरदार, ये कहते गोविंद बल्लभ पंत भाई साहब। कौन कहते? गोविंद बल्लभ पंत जी कहते। क्या कहा था गोविंद बल्लभ पंत ने? कि कहा था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। ये बिल्कुल सही बात है। अलग निर्वाचन क्षेत्र एक तरह से बंटवारा का जो है संकेत देता है। ठीक। गोविंद बल्लभ पंत ये कौन थे? ये एक जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और यूपी के पहले सीएम भी ये बनते थे। यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी यही बने थे। ठीक। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना। इन्हीं के नाम पर एक सागर है भारत का। अगर आपसे पूछे भारत का कृत्रिम झील, अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा जो है कृत्रिम झील कौन सा है, कृत्रिम झील कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन सा है? गोविंद, उसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक जो झील है, ये अगर आपसे पूछे किस नदी पे बनाया गया है, तो रिहंद नदी पे से बनाया गया। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है इस प्रश्न से। देखिए किसने कहा था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो ये बात कही थी गोविंद बल्लभ पंत ने। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम जो है झील कौन सा है, तो इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के नाम पे उत्तर प्रदेश में बनाया गया गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसका नाम है रिहंद नदी पे बनाया गया है। ये इंडियन जियोग्राफी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? देखिए HDI इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है, और इंडेक्सों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लाई इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है। और ये करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं। किसके प्रश्न होते हैं? करंट अफेयर के। देखिए मानव विकास सूचकांक में जो भारत का रैंक है 134वां स्थान है। आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें हम लोग, इस प्रश्न में हम लोग सूचकांक के बारे में पढ़ने वाले। अगर आपसे पूछे कि जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, तो इसमें 129 है भारत का रैंक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भूखमरी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, भूखमरी जिसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोलते हैं, भूखमरी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, तो इसमें 105वें स्थान पे भारत। अगर आपसे पूछे कि जो
भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का रैंक बता दीजिए। तो भारत का जो भ्रष्टाचार सूचकांक में रैंक है 93 नंबर पे है। अगर आपसे पूछे कि जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स बता दीजिए, फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, तो इसमें 4th नंबर पे है भारत। उसके बाद एक और चीज़ आप लोग को बताना है कि जो भारत के एक रैंक है साइबर क्राइम रिपोर्ट में भारत का जो है रैंक क्या है, तो साइबर क्राइम रिपोर्ट में भारत का रैंक है 10वें नंबर पे। तो इतने रैंक के बारे में आप लोग को याद रखना है। मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, 134वां है। जेंडर गैप इंडेक्स में 129वें नंबर पे है भारत। भुखमरी सूचकांक में भारत है 105वें नंबर पे, और भ्रष्टाचार सूचकांक में 93 नंबर पे। पावर इंडेक्स में भारत जो है 4थे नंबर पे। साइबर क्राइम रिपोर्ट में यह है 10वें नंबर पे है। ठीक, अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत कौन उपाय अपनाया गया था। देखिए, जो भारत में रॉलेट एक्ट आया था, कब आया था, 1919 में। कब आया था, अगर आपसे पूछे 1919 में कौन आया था, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। और इसे ही काला कानून, अगर आपसे पूछे किसने कहा था, काला कानून किसने कहा था, तो काला कानून इसे कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। तो इसके तहत क्या किया गया था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, मतलब कि कोई बिना सुनवाई के किसी को भी कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये कानून था दलील। ये कानून अंग्रेजों ने लाया था। और भारत की जो है राष्ट्र, जो भारत की जो है देशभक्ति जो थे सबके मन में, उसको भंग करने के लिए ये लाया गया था। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का ये कानून था, जिसको बोला जाता था, इसको काला कानून महात्मा गांधी जी ने कहा। सही बात है, काला कानून, इसमें व्यक्तियों के मानवाधिकार की जो है हनन हो रही थी कि ऐसे कैसे किसी को किसी स्थान से और बिना कुछ बताए, बिना कुछ जाने परखे आप गिरफ्तार कर ले रहे हैं। तो इसी के चपेट में 2 लोग आए थे, गिरफ्तार किए थे। इसी के चपेट में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें क्या कौन थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल थे। कौन, डॉक्टर सतपाल थे। और इनके विरोध में धरना प्रदर्शन हो रहा था। इनके गिरफ्तारी के विरोध में धरना कहाँ पे हो रहा था, अमृतसर कहाँ पे, पंजाब में। और यहीं पे अमृतसर पंजाब में जलियांवाले बाग नामक स्थान पे जो है गोली चलाई गई जनरल ओडायर के कहने पे, और यही जाकर के जलियांवाला बाग कांड का जो है रूप लिया। ये घटना आगे चल के जलियांवाला बाग हत्याकांड बना, जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई थी ये। ठीक, देखिए रॉलेट एक्ट के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया गया था। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक, और ये आया था भारत में 1919 में, और इसे गांधी जी ने काला कानून कहा। क्या कहा था इसे, अंग्रेजों का काला कानून कहा। ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है। और इसी के चलते ही सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को क्या कर लिया गया, और इसी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। फिर लोग क्या करने लगे, अपने जो है नेता को, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उसको छुड़वाने के लिए अमृतसर पंजाब नामक स्थान पे धरना प्रदर्शन करने लगे कि इन्हें छोड़ दीजिए। तभी क्या हुआ कि जो कौन था आपका जनरल ओडायर, वो क्या किया, निहत्थे लोगों पे क्या कर दिया गया, अंधाधुंध गोली फायरिंग करवा दिया, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक, तो वही जो कांड है हम लोग जलियांवाले बाग हत्याकांड के नाम से पढ़ते हैं, अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े थे, किस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो इनका एक संगठन है जिसका क्या नाम है, बचपन बचाओ आंदोलन। तो इनका जो संगठन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है, बचपन बचाओ आंदोलन। और इन्हें नोबेल कब मिला था, तो नोबेल इन्हें 1914 में मिला था। इन्हीं के साथ ही किसको नोबेल दिया गया था, इन्हीं के साथ में ही मलाला यूसुफजई को भी, मलाला यूसुफजई
यूसुफजई को नोबेल दिया गया था किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई को शांति का नोबेल दिया गया था। और जो बचपन बचाओ आंदोलन है, इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछे कि इन्होंने कब किया था, इस आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 1980 में इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। बहुत ही अच्छा आंदोलन है। और जो कैलाश सत्यार्थी जो हैं, कैलाश सत्यार्थी, इन्हीं के जो है प्रयास से, कैलाश सत्यार्थी के ही प्रयास से हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। इन्हीं के प्रयास से, जैसे राजा राम मोहन ने क्या किया? सती प्रथा का अंत करवाया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन सी प्रथा का अंत करवाते हैं? विधवा पुनर्विवाह के लिए वो जाने जाते हैं। तो इसी तरह जो कैलाश सत्यार्थी हैं, इन्हीं के प्रयास से क्या हुआ था भारत में? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस हम लोग क्या कहते हैं? मनाते हैं। और ये कब मनाया जाता है? ये 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून के दिन मनाया जाता है। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हैं? तो ये बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। किससे? बचपन बचाओ आंदोलन से। और इनको नोबेल कब दिया गया था इस कार्य के लिए? 1914 में। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की पाने वाली नोबेल पुरस्कार शांति क्षेत्र में इन्हीं के साथ में दिया गया था। शुरुआत कब हुआ था इस आंदोलन का? 1980 में। कैलाश सत्यार्थी के ही चलते जो है, इन्हीं के प्रयास से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 जून के दिन मनाते हैं। अगला प्रश्न है, लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, लिटमस विलियन है जो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस विलियन जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन को क्या कहते हैं? कवक एंड शैवाल के बीच में क्या कहते हैं? शैवाल के बीच की इसे कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन को क्या कहते हैं? शैवाल और कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहते हैं। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। जो है शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और जो है कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लिटमस क्या, अभी हमने बताया कि क्षार क्या काम करता है? क्षार ये लाल लिटमस को क्या कर देता है? लाल लिटमस को नीला करने का काम करता है। और हमें बताया कि अम्ल क्या काम करता है? अम्ल ये नीला लिटमस को क्या कर देता है? नीला लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक, ये अम्ल का कार्य है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। देखिए, लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है? तो वो लाइकेन से प्राप्त होता है। ये एग्जाम में कई दफा प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, साइंस का प्रश्न है। और जो है कवक और शैवाल के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? वो लाइकेन को कहा जाता है। माइकोलॉजी जो कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है परीक्षण के दौरान। और अम्ल क्या कर देता है? नीला लिटमस को लाल कर देता है। कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई? जब क्या करता है एग्जामिनर जो है हिस्ट्री से संबंधित और नए और पुराने और फिर जो है करंट अफेयर से संबंधित पुस्तकों को पूछते पूछते थक जाता है, तब क्या करता है वो हिंदी के पुस्तकों को क्या करता है? पूछने लगता है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। और मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इन सभी का पुस्तक जो है बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक, इन सभी के पुस्तक जीएस में भी एग्जामों में पूछ लेता है। सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा भी पूछा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद की कुछ पुस्तकें हैं, देख लीजिए आप लोग, सारे पुस्तकों को देख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि गबन किसकी पुस्तक है? गबन, तो ये मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक। गोदान अगर आपसे पूछे गोदान किसकी पुस्तक है? तो भी आपकी मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। सेवा सदन जो एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम में ये पूछा गया था। सेवा सदन ये किसकी पुस्तक है? मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। कर्म भूमि अगर आपसे पूछ ले, कर्म भूमि किसकी पुस्तक है? मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। रंग भूमि किसकी पुस्तक है? मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। एक पुस्तक और आप लोग ध्यान रखेंगे, और एक पुस्तक आपका निर्मला, आप लोग ध्यान रखेंगे। निर्मला ये अगर आपसे पूछे किसकी पुस्तक है, तो मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। और प्रेम
पच्चीसी अगर आपसे पूछे किसकी पुस्तक है तो प्रेम पच्चीसी ये मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। अगर मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पूछे उनके बेटे ने लिखी थी जिसका नाम है कलम का सिपाही, वो भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि जो है कामायनी किसकी रचना है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कामायनी, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद। बहुत ही फेमस रचना है ये सभी, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही पूछी जाती है। और यामा पूछ ले यामा, तो यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी? महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक। और एक और आप लोग चिदम्बरा आप लोग ध्यान रखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत की है चिदम्बरा। ये आपसे पूछे किसकी रचना है तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की ये रचना है। इन्हें पंत जी भी कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कौन रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी है? तो इतनी सारी रचना हमने लिख डाला मजाक में। गबन हो गया, गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, और कर्म भूमि, रंग भूमि और निर्मला, प्रेम पच्चीसी, ये सभी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखी गई है। कामायनी हमने बताया जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है, और यामा जो है महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, चिदम्बरम सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। तो ये कुछ रचनाओं के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए और उन्हें भी कमेंट करके बताइए इस क्लास के बारे में, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें जैसे आप उठा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्ते, बाय, टाटा।